और एक सेकंड बच्चे जी। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट टुगेदर। सबसे पहले हमारा वही सेगमेंट नंबर 1 जिसके अंदर हम लोग जॉट डाउन करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन चीजें क्या क्या हैं। तो सबसे पहला आपका पॉइंट ये लिखवा रहा हूँ कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस कॉज ऑफ ओडाइनोफेजिया। ओडाइनोफेजिया क्या होता है बच्चे? पेनफुल आपका जब ईटिंग हो। डिस्फेजिया होता है डिस्कम्फर्ट, ठीक है, लेकिन उसके अंदर पेन जो होता है वो प्रीडोमिनेंट सिम्टम नहीं होता। तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस कॉज ऑफ ओडाइनोफेजिया इज कैंडिडल इन्फेक्शन, ठीक है। बच्चों इन्फेक्शन के भी बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं सर्जरी के अंदर और मेडिसिन दोनों के अंदर। तो ये आप लोगों ने याद रखना कि अगर आपको ओरल कैंडिडिएसिस है किसी बंदे को तो उसको ओडाइनोफेजिया हो सकता है और यही मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस कॉज है। नंबर 2 पे बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसोफेजियल स्ट्रक्चर क्या है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसोफेजियल स्ट्रक्चर, अगर किसी बच्चे का कोई काम मिस हो जाता है तो काइंडली जिस फेलो ने आपके ये लेक्चर अटेंड किया है या ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं, बट यू आर नॉट सपोज टू शेयर एनी ऑफ दिस मटेरियल विद एनी ऑफ योर फ्रेंड हु इज नॉट टेकिंग दिस लेक्चर। क्यों? उसकी वजह यह है कि जिन्होंने ये फॉर्म फिल नहीं किया और कैजुअल बिहेवियर का मुजाहरा किया, दे डोंट डिजर्व दिस लेक्चर। क्योंकि अगर उन्होंने लेक्चर लेना है तो वो प्रॉपर दला के लें, वरना ऐसे लोगों से नोट्स ना मांगे। मुझे अभी काफी सारे बच्चों का पता चल चुका है जो मेरा मैसेज देखते हैं और रिप्लाई नहीं करते। ओके, तीसरा बच्चे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट ये है कि मोस्ट कॉमन फॉरेन बॉडी जो होती है एसोफेगस के अंदर, या आप ये कह लें कि फेरिंग्स में जो लॉज्ड इन हो सकती है वो कौन सी है? तो दैट इज बेसिकली योर फूड बोलस, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू आता है अक्सर। लोग जो है इसके अंदर मतलब जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कॉइन हो गया या कोई कोई भी जैसे बचे चीजें जो है वो च्यू करते हैं उनका नाम ले लेते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन फॉरेन बॉडी जो होता है वो फूड पार्टिकल ही होता है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि वीकेस्ट सबसे अच्छा मोस्ट कॉमन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस परफोरेशन। अच्छा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, इसको आप लोग ऐड कर लीजिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस परफोरेशन ऑफ एसोफेगस। ऐसी कौन सी कॉज है जो कि या ऐसा कौन सा सिंड्रोम है बेसिकली जो कि मोस्ट कॉमन कॉज बनता है स्पॉन्टेनियस परफोरेशन ऑफ एसोफेगस की? तो दैट इज योर बोरहावे सिंड्रोम। ये वाली आपने याद रखना है, बोरहावे सिंड्रोम के अंदर एसोफेजियल परफोरेशन हो जाती है। दूसरा आपका एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल परफोरेशन क्या है? ऐसा कौन सा फिनोमेना है जो कि पैथोलॉजिकली कंट्रीब्यूट करता है एसोफेगस की परफोरेशन में? तो दैट इज बेसिकली योर एरोडाइजेस्टिव फिस्टुला। यानी कि एरोडाइजेस्टिव से क्या मुराद है बच्चे? यानी कि जीआईटी के सिस्टम और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बीच में जो फिस्टुला एस्टैब्लिश हो जाए, यानी कि किसी ट्रेकिया या ब्रोंकस या और साथ एसोफेगस के बीच में जो फिस्टुला एस्टैब्लिश हो जाए, तो दैट इज द पैथोलॉजिकल फिस्टुला। बोरहावे सिंड्रोम भी कोई नेमत नहीं है, इट्स आल्सो अ डिजीज, लेकिन उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस परफोरेशन की कैटेगरी में काउंट करते हैं, इसलिए हमने उसको इस एमसीक्यू की लाइन में कवर नहीं किया। उसके बाद बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ esophageal perforation in बोरहावे सिंड्रोम। ये मैं बोरहावे सिंड्रोम की स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, लेकिन और जगहों पे भी एसोफेगस इसी पॉइंट पे वल्नरेबल होता है परफोरेशन के लिए। सो दैट इज बेसिकली लोअर 1/3 ऑफ एसोफेगस। आप लोग को ऑप्शन दे दी जाती हैं लोअर 1/3, मिडिल 2/3, मिडिल 1/3, अपर 1/3 या फिर लोअर हाफ। तो आप लोगों ने हमेशा लोअर 1/3 को मार्क करना है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइड ऑफ मैलरी वीज टीयर, ठीक है। मैलरी वीज टीयर्स जो होते हैं जो कि रैचिंग की वजह से होते हैं, तो मैलरी वीज टीयर्स के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? अब इसके अंदर भी बच्चे आप लोगों को वेरिएबल ऑप्शन दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि हमेशा आपका जो स्क्वामोकोलमनर जंक्शन होता है जहां पे आपके एसोफेगस की म्यूकोजा और स्टमक की म्यूकोजा मिल रही होती हैं, उस जंक्शन से नीचे। अब कंफ्यूजिंग ऑप्शंस बच्चे अक्सर क्या दिए होते हैं? एट स्क्वामोकोलमनर जंक्शन, दूसरा आपको दिया होता है कि बिलो स्क्वामोकोलमनर जंक्शन, और तीसरा दिया होता है जस्ट अबव स्क्वामोकोलमनर जंक्शन। तो आपने याद रखना है कि 90% केसेस के अंदर बिलो स्क्वामोकोलमनर जंक्शन जो होती है वो मैलरी वीज का टीयर बनता है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को जो यहाँ पे पता होना चाहिए
कि कोरोसिव का पता है ना आपको बच्चे, एसिड्स और एल्केलीज को हम लोग कोरोसिव कहते हैं। तो मोर कॉमन कोरोसिव कौन सा है जो कि कॉमनली हम लोग को पेशेंट्स मिलते हैं जिनको कोरोसिव इंजरी होती है लंग की, तो दैट इज बेसिकली ऑल एल्केलीज। एल्केलीज जो है दे आर अ कॉमन कॉज ऑफ कोरोसिव इंजरी टू एसोफेगस। दूसरा बच्चे आपका एमसीक्यू इसी से रिलेटेड कि मोर कॉमन तो हमने देख लिया, मोर डेंजरस कौन सा है। अब याद रखिएगा कि एल्कली जो होती हैं वो इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं होती जितनी ज्यादा आपकी एसिड्स होते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि एसिड वुड बी योर मोर डेंजरस कोरोसिव। ठीक है, ये बहुत टिपिकल एमसीक्यू है आपका। एसिड्स और अल्कली के तो इवन आपके वार्ड के अंदर केसेस पड़े होते हैं जो कि सुसाइड के साथ आए होते हैं, सुसाइड के अटेम्प्ट के साथ। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसोफेजाइटिस क्या है। ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कौन सी, अभी हम लोग इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल कौन सी है। तो आपने याद रखना है कि रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस जो कि बेसिकली गर्ड के साथ एसोसिएटेड है, इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसोफेजाइटिस वर्ल्ड वाइड। उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पता है कि डिफरेंट हर्निया होते हैं, पैराएसोफेजियल हर्निया एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो मैं भी आपको कराऊंगा भी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हर्निया इज मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद गर्ड, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और इस तरह के टेक्निकल एमसीक्यूज जो होते हैं, मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल तो नहीं है खैर, ये ज्यादा मोर अबाउट रटा है, तो ये बच्चों को कम ही पता होता है। तो दैट इज बेसिकली योर स्लाइडिंग हर्निया। ठीक है, स्लाइडिंग एंड रोलिंग हर्नियाज होते हैं, तो स्लाइडिंग हर्निया ज्यादा कॉमनली एसोसिएटेड है गर्ड के साथ। नेक्स्ट बच्चे आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टोमेटोलॉजी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि गर्ड की गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, बेले के अंदर गॉर्ड लिखा हुआ है GORD, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में जी एसोफेगस को ओ से लिखा जाता है। तो गर्ड का टिपिकल जो ट्रायड है वो क्या है बच्चे, दिस शुड बी ऑन योर टिप। नंबर 1 पे आपको पता होना चाहिए कि रेट्रोस्टर्नल बर्निंग पेन होता है बंदे को। ठीक है, ये आपका टिप पे होना चाहिए। ये जो ट्रायड है, अगर किसी बच्चे को फाइनल ईयर के ये ट्रायड नहीं आता उसको लाजमी फेल होना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी बेसिक बात है। दूसरी चीज बच्चे, उसको एपिगेस्ट्रिक रेट्रोस्टर्नल बर्निंग हो सकती है, एपिगेस्ट्रिक पेन हो सकता है और रिगर्जिटेशन। ये तीन चीजें आपकी टिप्स पे हर हाल में होनी चाहिए। मैं इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, किसी किस्म की एम्बिग्विटी ना रखिएगा, कानों को साफ कर लीजिए। उसके बाद बच्चे दूसरा आपको यह पता होना चाहिए कि गर्ड के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कौन सा है। ठीक है, गर्ड के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कौन सा है, तो दैट इज बेसिकली 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। ये बात आपने याद रखनी है, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गर्ड। लेकिन अब आप लोगों को एक बात बता दूं, यूएचएस के पेपर्स में खास तौर पे ये एमसीक्यू बहुत कॉमनली आ जाता है कि, और बाकी जगहों पे भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, कि गर्ड के लिए हम लोग कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। ठीक है, अगर आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है, और दूसरा बच्चे अगर आपको ऑप्शन दिया गया है कि हम लोग 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग कराते हैं, तो आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना है। पहला बच्चे, हम लोग गर्ड के पेशेंट से, गर्ड का जो डायग्नोसिस होता है वो बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, उसके अंदर हम लोग उसको पीपीआई देते हैं। अगर उसको दूसरे तीसरे स्टेप पे गर्ड की जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो भी हम देखेंगे, उसके ऊपर अगर उसको रिलीफ नहीं आता पीपीआई से, तो फिर हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में सोचते हैं। वरना गर्ड इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड इट्स ट्रीटमेंट इज बेसिकली एम्पेरिकल थेरेपी। एम्पेरिकल थेरेपी के बेस पे हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, और एम्पेरिकल थेरेपी का आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में सिम्टोमेटोलॉजी देख के जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, दैट इज बेसिकली एम्पेरिकल, जिसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन पे बाद में रिलाय करते हैं, पहले रिलाय नहीं कर रहे होते। अच्छा, अब बच्चे आज के हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही थे। अब हम लोगों ने चैप्टर के ऊपर आना, और मैंने ये देखा है कि कल जब मैंने आप लोगों को लेक्चर कराया तो कुछ बच्चों ने मुझे ये कहा है, काइंडली बच्चे अपनी वीडियो ऑफ कीजिए। आयशा रियाज, तो आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मुझे बाद में ना कहिएगा। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ बच्चे कि आप लोगों का अगर ये मैं अभी यही पॉइंट्स थे आज के, तो मुझे कल काफी सारे बच्चों ने ये कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन और ये सब कुछ साथ साथ बताया करें, तो मैं फिर यही है कि बेले से आज करवाऊंगा। आज आप लोगों को मैं इमेजेस नहीं दिखा रहा क्योंकि आप लोगों ने खुद ही कहा है। दूसरी चीज बच्चे, आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
और एक बात बच्चे, आप लोगों के पास सिर्फ 30 सेकंड्स का टाइम है। आई नीड अ वेरी क्विक रिस्पॉन्स आप लोगों का पुराना नॉलेज चेक करने के लिए। मुझे फौरन रिप्लाई कीजिए कि ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ जल्दी से। थर्ड ईयर की नॉलेज की बेस पे है बच्चे। मोस्ट कॉमन इंफेक्शियस कॉज ऑफ एकेलेजिया, जल्दी से बताएं उस ऑर्गेनिज्म का नाम जो कि एसोफेगस का एकेलेजिया करवाता है। कौन सा ऐसा इंफेक्शन है? बी क्विक, यू हैव जस्ट 30 सेकंड्स। 30 सेकंड से बाद जो भी आंसर आएगा, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अवैस ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। चलो और बच्चे भी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, बी क्विक, बी क्विक। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चे। चलें, टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर। ठीक है, राना दिल, आयशा सिद्दीका, निमरा मुगल, मदिया शर्ट, आयशा सिद्दीका, अच्छा, और इसके अलावा अवैस ने, इन सब ने सही रिप्लाई दिया। ट्रिपेनोसोमा क्रूज से आए, क्रूज आए, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा क्रूज आए बेसिकली इट्स अ पैरासाइट, और ये जो है प्रोटोजोन है, एंड इट कॉजेज दिस डिजीज नोन एज शगस डिजीज, जिसको हम लोग अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस भी कहते हैं। और रेडुविड बर्ग के थ्रू ये ट्रांसफर होता है। और इसके अंदर आप लोगों को याद हो अगर थर्ड ईयर की बेस पे, तो एक कैरेक्टरिस्टिक साइन था जिसे हम कहते हैं रोमाना साइन, क्योंकि जो रेडुविड बर्ग है वो आपकी एक यूनिलैटरल पल्पेब्रल स्वेलिंग करा के जाता है, एंड इट्स आल्सो नोन एज किसिंग बात, ठीक है। तो ये छोटी सी मैंने आप लोगों को हिस्ट्री भी दे दी साथ माइक्रो की। ओके बच्चों, अच्छा बच्चे, एक बात बताता चलूं कि मैं कंपैरेटिव स्टडी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूं कंपेयर टू कि एक चीज़ को हम लोग अलग अलग डिस्कस करें। तो पहले जो मैंने आप लोगों के लिए अच्छे नोट्स मैंने खुद भी बनाए हुए हैं अपने, इसकी बेस पे बच्चे मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ। पहले आप लोग इन टेबल को नोट कर लीजिए, क्योंकि एसोफेगस का टॉपिक हम लोगों ने कल भी डिस्कस करना है, तो वी हैव एनफ टाइम। तो पहले आप लोग बच्चे सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस लिख लीजिए। इसी की बेस पे आपके बेले का नॉलेज भी कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ डोगर वाला भी कवर हो जाएगा। खैर डोगर का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए फिलहाल, अभी हम लोग बेले की बात कर रहे हैं, सो वी शुड स्टिक टू दैट। सबसे पहले बच्चे जो मैं आप लोगों को चीज करवाने वाला हूँ वो है मेलरी वीस टीयर, और साथ ही साथ आपका बोरहावे सिंड्रोम के डिफरेंसेस। काइंडली इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। आप लोग जब बुक से ये पढ़ेंगे तो दीज थिंग्स विल हेल्प यू आउट। और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनके फीचर। सबसे पहला फीचर बच्चे जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज कॉज के मेलरी वीस टीयर की और बोरहावे की कॉज क्या होती है। एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड जी। मेलरी वीस्टियर की बच्चे कॉमन कॉज है विगरस वॉमिटिंग या ड्रेचिंग, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ड्रेचिंग या वॉमिटिंग इसके अंदर आ गई। और बोरहावे सिंड्रोम के अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि ये आपका एक और एमसीक्यू, इसको नोट कर लीजिए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसोफेजियल परफोरेशन इज आइट्रोजेनिक, यानी कि सर्जन इंड्यूस्ड इंजरी जो होती है बेसिकली, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, सर्जन इंड्यूस्ड इंजरी यानी कि एंडोस्कोपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एसोफेजियल परफोरेशन। इसको नोट कर लीजिए, ये आपका एमसीक्यू यूएचएस में बहुत दफा आ चुका है, आप लोगों के पास पेपर का क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। और इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली आइट्रोजेनिक इंजरी, जो कि एंडोस्कोपी में बहुत ज्यादा कॉमन होती है, तो ये स्पॉन्टेनियस होती है। और ये कहा जाता है कि वॉमिटिंग की वजह से भी बोरहावे सिंड्रोम हो सकता है, लेकिन इट्स अ रेयर प्रेजेंटेशन, यूजुअली ऐसा नहीं होता। दूसरा, अब आपको पता होना चाहिए कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। आर देयर एनी डिफरेंसेस या दोनों सिमिलर ही हैं? तो मेलरी वीस टीयर के अंदर आपको हीमैटोमेसिस मिलेगा, यानी कि ब्लडी वॉमिटस, और साथ आप लोगों को मिलेगा ओडाइनोफेजिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको बोरहावे सिंड्रोम के अंदर मिलेगा बच्चे रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन। लेकिन मैं एक बात बताता चलूं कि आपकी मेडिसिन ऐसी फील्ड है जिसके अंदर सिम्टम्स ओवरलैप भी कर सकते हैं। दीज साइन एंड सिम्टम्स आर नॉट एन एब्सोल्यूट रूल, तो आप लोगों को ये देखना चाहिए कि ये ओवरलैप कर सकते हैं। दूसरा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो आप लोगों को एमसीक्यू में एक हिंट दी होती है, वो होता है कि एक बंदे का हमने फिजिकल एग्जामिनेशन किया है, तो थॉरिक्स कंप्लेंट उसको एब्डोमेन किया है, लेकिन थोरेसिक रीजन को हमने एग्जामिन किया तो वहां पे आप लोगों को सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा मिला है, ठीक है। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है ये। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे अब आते हैं नेक्स्ट डिफरेंसेस पे, मेलरी वीस्टियर और बोरहावे सिंड्रोम। यहाँ पे मैं इनके फीचर्स लिखता जाऊंगा। अच्छा जी, तो नेक्स्ट फीचर बच्चे इसका है लोकेशन इनकी क्या होती है। बच्चे लोकेशन इनकी ऑलमोस्ट सेम है।
मेलरी वीस्टियर जो है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया। आप लोग फिलहाल मैं लोकेशन बेशक वही वाली लिख लीजिए जो मैंने बताई है कि बोर हार्विस सिंड्रोम जो होता है डिस्टल एसोफेगस में यानी कि लोअर 1/3 के अंदर होता है, और आपका मेलरी वीस्टियर जो होता है वो गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन के नीचे ज्यादा कॉमन है। ठीक है, उस पे भी हो सकता है लेकिन बिलो 90% केसेस इंडिकेट किए गए हैं जितने भी आए हैं उसमें से। उसके बाद बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि डायग्नोसिस इसका कैसे स्टैब्लिश होगा। तो मेलरी वीस्टियर जो होता है बच्चे यूजुअली जो होता है वो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, लेकिन इसके लिए हम लोग फिर भी गैस्ट्रोग्राफिन एसे जो होता है वो करवा लेते हैं। ठीक है, बेसिकली बेरियम मील की फॉर्म का होता है वो, और इसके अंदर भी हम लोग गैस्ट्रोग्राफिन एसे ही करवाते हैं। लेकिन ये देखें कि गैस्ट्रोग्राफिन एसे पे डिफरेंस क्या आता है। डिफरेंस ये आता है कि मेलरी वीस्टियर के अंदर एसोफेगस लीक नहीं कर रहा होता, देयर इज नो लीकेज इन एसोफेगस, लेकिन इसके अंदर लीकेज जो होता है वो पॉजिटिव होता है और एसोफेजियल कंटेंट स्पिल कर सकता है आपकी कैविटीज के अंदर। नेक्स्ट बच्चे आपका डिफरेंस जो है दैट इज बेसिकली कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन अक्सर पूछी जाती है बोरहावे सिंड्रोम की, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक्यूट मीडियास्टिनाइटिस। ये देखें कि मीडियास्टिनम की इन्फ्लेमेशन के लिए भी हमने टर्म यूज किया मीडियास्टिनाइटिस की। तो मीडियास्टिनम के अंदर जितने स्ट्रक्चर्स हैं, आपकी आर्च ऑफ एओर्टा है, आपकी वीना केवा है, थाइमस है, लिम्फ नोड्स है, वेगस नर्व गुजर रही है, फ्रेनिक नर्व गुजर रही है, फाइब्रस पेरिकार्डियम पड़ी हुई है, हार्ट के ऊपर वो है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो एक्यूट मीडियास्टिनाइटिस आपने कहना है, और मेलरी वीस्टियर की कॉम्प्लिकेशंस में लिखना है कि दे रेयरली ऑकर, ये कॉमन नहीं है। ठीक है, एक आखिरी डिफरेंस बच्चे यहाँ पे ही मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बोर्ड के टॉप पे मैं लिख रहा हूँ तो काइंडली देख लीजिएगा कि इनका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट के लिए मैं आरएक्स का साइन डाल रहा हूँ। मेलरी वीस्टियर जो होता है इसके लिए सपोर्टिव केयर चाहिए होती है। ठीक है, सपोर्टिव केयर यानी कि पैलिएटिव ट्रीटमेंट है बेसिकली, और इसके अंदर आपको कॉटरी की जरूरत पड़ सकती है कि अगर कोई लीकेज पॉइंट है तो उसको आप कॉटराइज कर दें, ब्लड वेसल को सील कर दें। ठीक है, और आप बोरहावे देखें तो बोरहावे के अंदर हमेशा जो पेशेंट होगा उसकी आपको इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी, ईओटी जाना पड़ेगा, इमरजेंसी ओटी जाना पड़ेगा। ये प्रोसीजर जो होता है ये इलेक्टिव में नहीं होता, क्योंकि अगर आप इलेक्टिव के लिए वेट करेंगे तो पेशेंट तो मोफोत हो जाएगा। तो इसलिए ये इमरजेंसी प्रोसीजर है। चलो बच्चों, ये मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बच्चे डिफरेंसेस करा दिए हैं इनके। अब आप लोगों को जब भी पूछा जाए कि ये क्या होते हैं तो दे शुड बी ऑन योर टिप्स, आप लोगों को फिल फोर ये आने चाहिए। दूसरी चीज बच्चे, ये मैं आप लोगों को वो चीजें करा रहा हूं जो कि बेले से या तो मैंने कंपोज किया खुद या फिर बेले के अंदर डेफिशिएंट है। ठीक है, अब बच्चे ये देखें कि हर्नियास की जो टाइप है एसोफेजियल हर्नियास की, वो बेले में नहीं दी हुई, लेकिन वो वॉशिंगटन मैनुअल ऑफ सर्जरी में दी हुई है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि खास तौर पे किंग एडवर्ड्स में तो एक क्वेश्चन आ जाता होता है वॉशिंगटन मैनुअल से। यूएचएस के अंदर अनकॉमन है वहां से क्वेश्चन आना, लेकिन वी मस्ट नो क्योंकि हमें वाइवा तो देना ही है और हमसे पूछा भी जा सकता है। और सबसे बढ़ के इंपॉर्टेंट बात कि आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप लोगों को ये चीज काम आ सकती है। तो देखिए कि एसोफेजियल हर्नियास की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, आप लोगों को अभी तक रोलिंग और स्लाइडिंग ही पता थी क्योंकि हम लोग सेकंड ईयर से वो ही पढ़ते आ रहे हैं एसोफेगस के केस में, एब्डोमेन में। लेकिन अब आप लोग ये नोट कर लीजिए कि जो टाइप 1 हर्निया होता है उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग हर्निया। ठीक है बच्चे, इसका इमेज मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप लोगों की बुक्स में ऑलरेडी ये शोन है, तो इसके अंदर कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा बच्चे आप लोग ये देखें कि बेसिकली इसकी जो कॉज बनती है वो ये होती है कि जो आपकी एक लिगामेंट होती है दैट इज नोन एज फ्रेनोएसोफेजियल लिगामेंट दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन योर डायफ्राम। और आपको पता है बच्चे, ये देखें छोटी सी एक डायग्राम समझाने के लिए बना रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये थोरेसिक कैविटी और ये यहाँ पर डायफ्राम है, तो डायफ्रामेटिक ओपनिंग के बीच में से एसोफेगस जब नीचे आता है तो यहाँ पे उसको एक लिगामेंट सील करती है, डायफ्राम की एक्सटेंशन पे होती है, जिसको हम कहते हैं फ्रेनोएसोफेजियल लिगामेंट। तो फ्रेनोएसोफेजियल लिगामेंट की लैक्सिटी की वजह से स्लाइडिंग हर्निया जो होता है वो कॉमन होता है। अब आप लोग ये देखें कि जो टाइप 2 हर्निया है वो कौन सा है, तो दैट वुड ऑब्वियसली बी रोलिंग टाइप का हर्निया, या जिसको हम लोग कहते हैं पैराएसोफेजियल हर्निया। ठीक है, और इसके अंदर बच्चे यही है कि इसके अंदर भी डिफेक्ट हो सकता है फ्रेनोएसोफेजियल लिगामेंट के अंदर भी, और लेकिन इसके अंदर ये होता है कि गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन फिक्स रहता है।
ठीक है। इस चलिए इस डिटेल में ना जाए, सिर्फ इसकी टाइप याद कर लें, डिटेल्स आपसे नहीं पूछने वाला, वो कंसल्टेंट्स का काम है, लेकिन आप लोग को कम से कम नाम तो आने चाहिए ना फाइनल ईयर के लेवल पे। जो टाइप 3 का हर्निया बच्चे, ये बहुत सिंपल है, आप लोगों ने बस आराम से यही कहना है कि टाइप 1 और टाइप 2 के कंबाइंड फीचर्स हो तो उसको हम लोग टाइप 3 कह देते हैं। तो आखिरी बच्चे रह गया आपका टाइप 4 हर्निया, और टाइप 4 के अंदर बच्चे ये कहते हैं कि फ्रेनोएसोफेजियल जो लिगामेंट होती है, सारे हर्नियाज में फ्रेनोएसोफेजियल लिगामेंट ही कल्प्रेट है। तो आपका ये एमसीक्यू बन गया बच्चे, बहुत कॉमन, नोट कर लीजिए इसको कि कॉजेटिव फैक्टर in esophageal hernias is the defect of which structure। तो आपने कहना है कि फ्रेनोएसोफेजियल लिगामेंट का डिफेक्ट जो होता है उसकी वजह से आपको एसोफेजियल हर्नियाज हो सकते हैं। अच्छा, ये नोट कर लीजिए कि टाइप 4 के अंदर भी फ्रेनोएसोफेजियल लिगामेंट का ही डिफेक्ट है, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात बच्चे बहुत ये है कि इसके अंदर जो बाकी आपके विसरा होते हैं ना, जैसे कोलोन, स्प्लीन हो गई, पैंक्रियाज हो गया, ये भी ऊपर की तरफ हर्निएट कर सकते हैं थोरेसिक कैविटी में। एक और बात, स्मॉल इंटेस्टाइन भी कर सकती है। अब आप लोग ये देखें बच्चे के एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आप लोग पढ़ के आए थे कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया, जो कि कहा जाता है कि लेफ्ट साइड पे ज्यादा कॉमन है प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड्स की वजह के। ये आप लोग लिखे नहीं भी तो खैर है, मैं आप लोग को सिर्फ सेकंड ईयर का एक रेफरेंस दे रहा हूँ, उसको बात को गौर से सुनिए। कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया जो कहा जाता है कि प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड के डिफेक्ट की वजह से हुआ है, जिसके अंदर फोरामेन ऑफ बॉश-डेलिक जो होता है वो एस्टैब्लिश होता है, और आपको एब्डोमिनल विसरा थोरेसिक कैविटी के अंदर नजर आते हैं, और वो इन्फेंट सर्वाइव नहीं कर सकता, उसकी डेथ हो जाती है मेजॉरिटी केसेस में, बल्कि इनएविटेबल होती है। तो ये देखें कि जिस तरह का वो डिफेक्ट था, बिल्कुल इसी तरह का एक्वायर्ड डिफेक्ट है आपका टाइप 4 एसोफेजियल हर्निया कि यानी कि एक तो बाय बर्थ हो रहा था, लेकिन एडल्ट्स के अंदर भी ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद बच्चे आप देखें कि बेले के अंदर स्ट्रक्चर्स जो हैं उसकी टाइप्स दी हुई हैं, लेकिन डिफरेंसेस की फॉर्म में अच्छे से स्टैब्लिश नहीं है। तो आप लोगों को ये बता दूं कि एसोफेगस जो है वो एक बहुत कॉमन साइट है स्ट्रक्चर्स होने के लिए। तो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और उनके अंदर क्या क्या होता है बच्चे, ये देख लीजिए। सबसे पहली टाइप होती है, दो ही तो टाइप्स हैं, बिनाइन स्ट्रक्चर्स और मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर्स। जो आपके बिनाइन स्ट्रक्चर्स है बच्चे, नाम से पता चल रहा है कि वो नॉन कैंसरस डिजीजेस और इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन जो आपके मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चे, वो कैंसर के साथ एसोसिएटेड है। तो बिनाइन स्ट्रक्चर्स बच्चे यूजुअली लॉन्ग होते हैं, ठीक है, दे हैव लॉन्ग सेगमेंट्स, और जो मैलिग्नेंट होते हैं दे आर यूजुअली शॉर्ट सेगमेंट। ठीक है, दूसरा डिफरेंस बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो बिनाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कंसेंट्रिक होते हैं, यानी कि मैं आपको बताता हूँ कंसेंट्रिक क्या होता है। ये देखिए बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका गोल एक न्यूमेन है तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर फुली ऐसे कंसेंट्रिक ऐसे मिलेगा पूरा इसके इर्द गिर्द। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये फुल एक सर्कल है तो इसके अंदर आपको कंसेंट्रिक इतना मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक्सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक ही जगह पे बस ऐसे आपको एक साइड पे लोकलाइज्ड आपको बस स्ट्रक्चर मिला है। तो याद रखिएगा कि बिनाइन स्ट्रक्चर हमेशा कंसेंट्रिक होता है और मैलिग्नेंट वाला हमेशा एक्सेंट्रिक होता है। ये इनका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। दूसरी चीज बच्चे आपको यह पता होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ थ्रू आउट द ल्यूमेन तो गोल नहीं प्रेजेंट ना। मतलब ये देखिए, मैं आप लोगों को दोबारा ड्रॉ करके बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये बिनाइन है और ये मैलिग्नेंट है, ये मैंने एसोफेगस का क्रॉस सेक्शन शो किया, तो बिनाइन वाला ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, और मैलिग्नेंट वाला कैसे होगा, ये। अब ये कितना बुरा है, इरेगुलर है, ये स्मूथ है। तो आप ये देखें कि जहां पे ये खत्म हुआ है इस पॉइंट पे, तो हम लोग कहेंगे कि इसका स्मूथ टेपरिंग होती है, ये स्मूथली खत्म होता है। लेकिन आपका जो मैलिग्नेंट वाला होता है ये इरेगुलरली नैरोइंग होता है, इरेगुलर नैरोइंग। ये बात आपने याद रखनी है। और बच्चे एक और बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप लोग कोई स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं बीइंग अ सर्जन, तो आप लोगों को म्यूकोजल इरेगुलरिटी का लाजमी पता होना चाहिए। बिनाइन स्ट्रक्चर्स में म्यूकोजा हमेशा आपको नॉर्मल ही दिखाई देती है, ठीक है, मतलब ऑल राइट, मैंने आगे टिक डाल दिया। और मैलिग्नेंट के अंदर आप लोग देखें कि म्यूकोजल इरेगुलरिटी आप लोगों को मिलती है, ठीक है, म्यूकोजा के अंदर भी आप लोगों को डिस्ट्रप्शन मिलती है। चलो जी, ये मैंने आप लोगों को डिफरेंस भी करा दिए स्ट्रक्चर्स के, और ये बच्चे आप लोगों से वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हाँ, अब ये चीज भी बेले के अंदर नहीं दी हुई, वॉशिंगटन मैनुअल से मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, तो काइंडली जॉट इट डाउन। आप लोगों से अक्सर प्रॉफ में पूछ लिया जाता है
ये बच्चे ऑस्पी का ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है कंपेयर टू वाइवा कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के अंदर जो एसोफेजाइटिस होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में ही होता है ना बच्चे, एसोफेजाइटिस इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसकी डिफरेंट ग्रेड्स कौन कौन से हैं, बहुत इजी है बच्चे। रॉबिन्स के अंदर भी इनका जिक्र किया गया है, तो नोट कर लीजिए कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है। पहले मैं ग्रेड लिख लूं, फिर मैं आप लोगों को इनकी डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। तो सबसे पहला जो ग्रेड है उसके अंदर आपको सिर्फ इरिथीमेटस इरिथीमेटस म्यूकोजा मिलेगी, ठीक है, यानी कि रेडेंट म्यूकोजा आपकी फाइंडिंग होगी इसके अंदर। दूसरी चीज आपको ये बच्चे, आप एक बात बताऊं, खास तौर पे वो बच्चे जो कि डिस्टिंक्शन के लिए एम करते हैं या अच्छे मार्क्स के लिए, कि जब भी आप लोगों को वाइवा में ये रिटर्न के अंदर ऐसा क्वेश्चन आए या वाइवा में ऐसा पूछा जाए, तो अगर आप लोगों से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी फाइंडिंग्स क्या होंगी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में, फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी आपको, तो आपने ये साथ फिर अगर आप लोग इस तरह के पॉइंट्स बताएंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिलेंगे। किस तरह के? क्योंकि एग्जामिनर कुछ ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि जिस जगह पे बच्चा जाना चाहता है वाइवा में जाए, और उस जगह से वो बच्चे को पकड़ते हैं। तो आप लोगों का वाइवा लीडिंग होता है, यू हैव टू लीड योर एग्जामिनर, जो आप बोलेंगे एग्जामिनर आपको उस पर पकड़ेगा। तो ये मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ ये इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको एग्जामिनर पकड़ भी ले तो आपको याद होनी चाहिए, और जो बच्चे नहीं करना चाहते तो फिर उनकी अपनी मर्जी है। अच्छा, ये देखो कि ग्रेड 1 में रेडेंट म्यूकोजा थी, ग्रेड 2 के अंदर बच्चे आपको सुपरफिशियल म्यूकोजल एरोजन मिलती हैं, सुपरफिशियल म्यूकोजल एरोजन मिलती हैं, ये आपने याद रखना है। दूसरी चीज बच्चे आप देखें कि ग्रेड 3 में आप लोगों को एक्सटेंसिव अल्सरेशन मिलती है, ठीक है, इसके अंदर मतलब सुपरफिशियल नहीं होगी, डीप होगी। और एक और बात आपको इसके अंदर ऐड करनी है कि जो ल्यूमेन होता है वो भी आप लोगों को नैरोड दिखाई देता है, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी बीच में होना शुरू हो जाती है ग्रेड 3 में। और ग्रेड 4 में आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपरली फाइब्रोटिक, ये देखिए मैं इसको डिफरेंट कलर में लिख रहा हूँ, फाइब्रोटिक पेप्टिक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। पेप्टिक स्ट्रक्चर्स का वर्ड इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड किया है, मैंने क्या ऐड किया, बुक ने ऐड किया है बेसिकली कि आपके स्टमक के एसिड की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये स्ट्रक्चर्स बने हैं, तो इसको हमने कहा फाइब्रोटिक पेप्टिक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। बहुत इजी था बच्चे, मैं अभी मुझे भी याद हो गया आपके साथ ही। ग्रेड 1 में इरिथेमेटस म्यूकोजा, ग्रेड 2 में सुपरफिशियल एरोजन, ग्रेड 3 के अंदर आप कह लें कि एक्सटेंसिव अल्सरेशन है और ल्यूमिनल नैरोइंग भी मिली है, और ग्रेड 4 में आपको फाइब्रोटिक पेप्टिक स्ट्रक्चर्स मिले हैं। ये मैंने आप लोगों को रैंडमली बातें बताई हैं बच्चे, डिस्टर्ब नहीं हुई होना कि मैं अभी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बेले करवाऊंगा, अभी हमारा काफी सारा टाइम रहता है। अच्छा, उसके बाद बच्चे आप लोगों को एक और चीज मैंने करवानी है कि एसोफेजियल अच्छा, एसोफेजियल डिसऑर्डर्स जो है ना, एसोफेजियल मोटिलिटी के जो डिसऑर्डर्स हैं वो बेले में गिवन है, एक्लेजिया गिवन है, लेकिन बाकी डिसऑर्डर्स को उसने अच्छे तरीके से नहीं बताया। तो ये भी मैं आप लोगों को कुछ और बुक से और साथ ही साथ वॉशिंगटन मैनुअल की भी दो बातें बताऊंगा इसके अंदर। सबसे पहले आप लोग क्लासिफिकेशन नोट कर लीजिए कि एसोफेजियल मोटिलिटी के डिसऑर्डर जो होते हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ एसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर। अब बच्चे आप लोग याद रखिएगा कि जब तक हमारा ये टॉपिक कंक्लूड नहीं होता तो मैं ईएमडी का वर्ड का एब्रीविएशन यूज करूंगा। एसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर जो होते हैं बच्चे, दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं प्राइमरी वैरायटी के और दूसरे होते हैं बच्चे आपके सेकेंडरी वैरायटी के। अब आप लोग ये देखें कि प्राइमरी वैरायटी के वो डिसऑर्डर्स हैं बच्चे, आप लोगों को हमेशा पता है, फर्स्ट ईयर से अब तक आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। प्राइमरी ये होता है कि उसी ऑर्गन के अंदर कोई डिजीज हुई है, उसी ऑर्गन का कोई डिफेक्ट है, वेदर इट इज एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल, उसकी वजह से उसके अंदर ये मैनिफेस्टेशन आ रही है, ये साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि उस ऑर्गन की अपनी खराबी नहीं थी, मेरा कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी बेइज्जत मुझे ही होना पड़ा है, यानी कि स्टमक की वजह से एसोफेजियल इंसल्ट हुई है। तो अब सबसे पहले आप लोगों को ये पता हो, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उर्दू में बताया ताकि आप लोगों के खोपड़ों में ये वाली बात बैठ जाए। तो अब आप लोग ये देखें कि प्राइमरी एसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर में नंबर 1 पे आता है एकेलेजिया, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर आता है बच्चे डिफ्यूज एसोफेजियल स्पैज्म, फिर मैं आप लोगों को इनका डिफरेंस भी बताता हूँ। थर्ड नंबर के ऊपर आता है नट क्रैकर एसोफेगस, नट क्रैकर एसोफेगस। अच्छा,
ठीक है, ये 3 डिसऑर्डर्स जो हैं प्राइमरी के अंदर आते हैं। और आप लोग अगर नेट वगैरह पे भी देखिए, डिफरेंट बुक्स में भी देखिए, तो एक टर्म यूज की गई है हाइपरटेंसिव लोअर एसोफेगस, लोअर स्फिंक्टर, लोअर स्फिंक्टर एसोफेगस का अगर हाइपरटेंसिव हो तो ये भी टर्म यूज की गई है एसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर्स के लिए। और एक और ये यूज की गई है जैक हैमर एसोफेगस। तो जैक हैमर एसोफेगस का वर्ड कभी भी आपको एमसीक्यू में आता है, क्योंकि एमसीक्यू में इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं, तो आपने याद रखना है कि ये कोई एसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब आप लोग देखो कि सेकेंडरी डिसऑर्डर, सेकेंडरी वजह क्या क्या होती हैं जिसके अंदर आपको एसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर फेस करना पड़ता है। नंबर 1 पे आती है बच्चे गर्ड, गर्ड की वजह से। ठीक है, नंबर 2 पे आती है ऑटो इम्यून डिजीज, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं चलो पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यू जस्ट हैव 30 मिनट्स, जल्दी 30 सेकंड, सॉरी 30 मिनट कह रहा हूं, यू जस्ट हैव 30 सेकंड्स, मुझे जल्दी से आंसर कीजिए। क्रेस्ट सिंड्रोम, CREST, क्रेस्ट सिंड्रोम किस ऑटो इम्यून डिजीज के साथ एसोसिएटेड है? जल्दी बताओ, 30 सेकेंड्स हैं, चैट बॉक्स में बताओ कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज के साथ क्रेस्ट सिंड्रोम एसोसिएटेड है। क्रेस्ट सिंड्रोम के अंदर जो होता है ई से बनता है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, नईरा, हसन सईद, नईमा, मोहम्मद अवैस, शमजा, शर्जील, एक्सीलेंट बच्चों। ओके, टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। थैंक यू सो मच नूरुलैन, राना वकास, वेरी गुड। जी बच्चों, स्क्लेरोडर्मा के अंदर क्रेस्ट की एसोसिएशन है क्रेस्ट सिंड्रोम के साथ। वेरी गुड लाइबा। या आपने SSC क्या लिखा? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। स्क्लेरोडर्मा के साथ एसोसिएशन है। और आप लोग ये देखें कि क्रेस्ट सिंड्रोम के अंदर जो ई होता है तो उससे बनता है एसोफेजियल डिसमोटिलिटी, और सी से क्या बनता है? कैल्सिनोसिस। आर से क्या बनता है? रेनॉल्ड्स डिजीज। और उसके बाद एस से क्या बनता है? मुझे बिल्कुल भूल गया है। और टी से क्या बनता है? वो भी मुझे बिल्कुल भूल गया है। तो तुम लोग मुझे चैट बॉक्स में बता दो ताकि मुझे भी याद आ जाए। अच्छा चलो, उसके बाद देखो बच्चे कि मैंने आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन पूछा था, चैगस डिजीज जो है, शैगस, वो भी एसोसिएटेड है सेकेंडरी डिसऑर्डर में इसके साथ। हाँ, टेलेंजिएक्टेजिया, वेरी गुड, थैंक यू शमसा। और हमजा मैंने लिखा स्क्लेरोडेक्टिली। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मेरा आंसर कंप्लीट हो गया, थैंक यू। ओके, और बच्चे अगर आप लोग एक और भी लिखना चाहते हो, सो दैट वुड बी योर पोस्ट ऑफ कंडीशन ऑफ एसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये आप लोगों की बेसिक क्लासिफिकेशन थी। अब आप लोगों को मैं एक एक एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन तब जब हम लोग बेले से अभी ये पढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल आप लोग ये क्लासिफिकेशन नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को इजीली नहीं मिलेगी। चलो जी, हमारे जो मैंने एडिशनल बातें आप लोगों को बतानी थी वो कंप्लीट हुई जाती हैं। अभी हमारे 3 मिनट जो हैं तो वो रहते हैं लेक्चर के। लेकिन चलो, मैं आप लोगों को न्यू लिंक भेज रहा हूँ बच्चों, न्यू लिंक में आओ, बेले ओपन करूंगा और साथ साथ आप लोगों को चीजें बताता जाऊंगा।